Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. दोस्तों टेक इन्फो एक्स्ट्रा में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार आपके लिए जो संविधान की विशेषता चैप्टर है उसका क्वेश्चंस लेके आया हूँ और मैं ऐसे ही सारे चैप्टर को कवर करके उसका साथ में क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ सके कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इसको पढ़ना चाहिए। अभी जब आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस पेपर के जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं, उन सारे एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट, सब मैं वो क्वेश्चंस लाया हूँ और साथ ही जो क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है एग्जाम में, वो भी पेपर में, वो भी क्वेश्चंस मैं इसमें कलेक्ट करके लाया हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कहता है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका नहीं, इसमें से सबसे बड़ा आंसर होगा बी नंबर, भारत का। क्योंकि मैं सबसे पहले जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाया था तो पहला क्वेश्चन जो मेरा रहा था यही रहा था, पहले डिस्कशन इसी टॉपिक पे रहा था कि सबसे व्यापक और विस्तृत संविधान जो है भारत का है। क्योंकि भारत के संविधान को लिखने के लिए 324 सदस्यों ने मिल करके 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद 284 सदस्यों ने फाइनली इस पर साइन किया था संविधान बनने के बाद, और रिजल्ट ये मिला कि ये विश्व का सबसे व्यापक और लिखित संविधान के रूप में साबित हुआ। तो इस प्रकार से बी आंसर इसका सही होगा, भारत इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कैसा है? तो दोस्तों आपको बता दूं भारतीय संविधान कैसा है इसके बारे में मैं बताया था, ये अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। पहला ऑप्शन इसका दे रहा है कठोर, होगा नहीं। क्यों कठोर? दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है लचीला, तीसरा नंबर दे रहा है नहीं कठोर नहीं लचीला, और चौथा दे रहा है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो इस प्रकार से अंशतः कठोर और अंशतः लचीला ये सही आंसर होगा। क्योंकि मैं जब बता रहा था वहाँ पे थ्योरी में, आप मेरा थ्योरी देखें तो उसमें से बताया हुआ है कि संविधान अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। कठोर का मतलब होता है कि जब संविधान का संशोधन विशेष तरीके से हो, मतलब आधे से अधिक बहुमत के साथ साथ उसे आधे से अधिक राज्यों की भी अनुमति लेनी पड़ती हो, तो इस प्रकार के संविधान संशोधन को कठोर संविधान संशोधन कहा जाता है, मतलब अनम्य संविधान संशोधन कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों डी आंसर सही होगा इसका, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। अब आता है अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान, भारत के संविधान में भारत को माना जाता है, भारत के संविधान में भारत को राज्यों का यूनियन माना जाता है दोस्तों, एक अर्ध संघ नहीं है, स्वतंत्र राज्यों का संघ नहीं है। स्वतंत्र राज्यों का संघ का मतलब होता है कि जैसे पटना है, पटना एक अलग राष्ट्र है, जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र एक अलग राष्ट्र होता यदि स्वतंत्र राज्यों का संघ होता, तो ऐसा नहीं है। सारे का एक यूनियन है, सारे राज्यों का एक यूनियन है और उस यूनियन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वर्तमान में यूनियन के पीएम नरेंद्र मोदी हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये एक राज्यों का यूनियन है और ये अनुच्छेद 1 में जिक्र इसका किया हुआ है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से सी आंसर करेक्ट होगा, भारत जो है एक राज्यों का संघ माना जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? मैं इसके बारे में आपको वीडियो लेक्चर 2 में बताया था, संविधान की प्रस्तावना में, तीसरा नंबर वीडियो में संविधान की प्रस्तावना में बताया था। वहां पे बताया था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष मतलब सेक्युलर, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होता, जो भी धर्म होता है व्यक्ति का धर्म होता है। हमारा धर्म, यदि मैं हिंदू हूं तो मेरा धर्म हिंदू है, यदि कोई मुस्लिम है तो उसका धर्म मुस्लिम है, और यदि कोई सिख है तो उसका धर्म सिख है। यानी कि सारे धर्म को यहाँ पे प्राथमिकता दी गई है, इसीलिए यहाँ पे कोई राज्य स्तर पर कोई विशेष धर्म नहीं है। तो इसका आंसर सी होगा, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ये ऑप्शन इसका बी सही होगा। आगे क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन ए कहता है भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, और बी नंबर कहता है भारत नाम मात्र का राजतंत्र है। उसके बाद 3 नंबर कहता है भारत एक कुलीन तंत्र है, और डी नंबर कहता है भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भारत एक संसदात्मक तंत्र है, संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये सही है। मैं ये अपने थ्योरी वाले वीडियो में बता चुका हूँ। क्यों? क्योंकि 2 तरह की शासन प्रणाली देखने के लिए मिलती है पूरे विश्व में। 2 तरह की शासन प्रणाली है, एक संसदीय शासन प्रणाली है और दूसरा अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली में ये होता है कि राज्य जो
देश का मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, अर्थात पावर प्रधानमंत्री के पास चला जाता है। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होता है दोस्तों कि देश का मुखिया प्रधानमंत्री होता है और सरकार का मुखिया भी देश का मुखिया राष्ट्रपति होता है और सरकार का मुखिया भी राष्ट्रपति होता है। तो इस तरह की शासन प्रणाली को अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहा जाता है, जैसा कि आप हमारे थ्योरी वाली वीडियो में देखेंगे तो वहां पे इस टॉपिक का डिस्कस किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, ये वाला कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यही कथन सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए कहता है यह एक मौलिक संविधान है। 2 नंबर कहता है कि यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। सी नंबर कहता है कि यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। डी कहता है उपयुक्त सभी गलत है। दोस्तों मैं बता दूं, यह एक मौलिक संविधान नहीं है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों को, मौलिक अधिकारों को भले ही शामिल किया गया है, लेकिन यह एक मौलिक संविधान नहीं है। दूसरी नंबर ऑप्शन कहता है दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। हाँ, प्रभावित है। क्यों? क्योंकि 60 देशों से अधिक देशों का संविधान को अध्ययन करके उसके बाद मौलिक अधिकार को अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य को रूस से, संविधान संशोधन को अलग अलग देशों से, तो ये सारी चीजें हैं अलग अलग देशों से कॉपी करके अपने देश के संविधान को बनाया गया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। ये कथन सत्य है, यानी बी ऑप्शन सही है। क्या सी सही है? या दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है? गलत बात है। बिल्कुल नकल रहता तो किसी एक देश का नकल होता वो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए ये सारा ऑप्शन गलत है। एक ऑप्शन सही है, बी, या दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन कहता है कि भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था कराता है। बिल्कुल सही है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। क्यों? क्योंकि सरकार का मुखिया जो है, देश का मुखिया राष्ट्रपति है और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री है। ऐसे शासन व्यवस्था को संसदीय पद्धति कहते हैं और ऐसा भारत में है। ऑप्शन सही है। बी नंबर कहता है भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। हाँ, की गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना सबसे पहले सर एलिजा इम्पे के द्वारा सबसे पहले प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनी थी सर एलिजा इम्पे, और 1774 में प्रथम न्यायपालिका की स्थापना की गई थी और वो कोलकाता में की गई थी। तो तब से स्वतंत्र न्यायपालिका चल रही है, यानी भारत संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान में भी स्वतंत्र न्यायपालिका का जिक्र किया गया है। हम जब आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद के बारे में तो वहां पे जिक्र करेंगे कि किस अनुच्छेद में स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की गई है। तो बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ए भी सही होगा। फिर सी कहता है भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था कराता है। हाँ, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की भी व्यवस्था कराता है। तो ए, बी, सी तीनों ऑप्शन सही होगा और डी कहता है उपयुक्त सभी। इसका मतलब है दोस्तों डी ज्यादा करेक्ट होगा, डी सही होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये तीनों कथन सही है दोस्तों, तो इसलिए आंसर डी सही होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघी है। दोस्तों परिसंघी का मतलब वही होता है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। आपको ये बात याद रखनी होगी, हमने ये अपने नोट्स में बताया है जब मैं थ्योरी बता रहा था। तो आप मेरे थ्योरी वाली वीडियो को देखिए, संविधान की विशेषता चैप्टर को देखिए, उसमें से ये साफ बताया गया है कि परिसंघी का मतलब होता है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। ऑप्शन सी सही होगा इसके लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, दोस्तों प्रजातंत्र मैं अपने नोट्स में बताया हूं, आप उस चैप्टर में जब देखेंगे थ्योरी को और आप थ्योरी पढ़ने के बाद एक एक पॉइंट्स को नोट्स बना के लिखेंगे तो आपसे सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा और आने वाले एग्जाम में भी सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें कहता है कि भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है। तो प्रजातंत्र मतलब ये होता है दोस्तों कि जनता से सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त होता है, इसलिए ये प्रजातंत्र कहा जाता है। ये ऑप्शन इसका सी सही होगा। तो सी याद रखें दोस्तों, इसका आंसर सी सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो आपको बता दें कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद था, यानी कि 350 से ज्यादा। लेकिन जब अभी वर्तमान में देखा जाए तभी 465 अनुच्छेद हैं, इसलिए अनुच्छेद को ही आर्टिकल्स कहते हैं। इसलिए दोस्तों यदि वर्तमान पूछता तो हमारा 400 से अधिक होता, लेकिन इसमें वर्तमान की बात नहीं की गई है। बाय डिफॉल्ट ये बी सही होगा, 350 से अधिक आर्टिकल्स। मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो
95 अनुच्छेद के साथ लागू हुआ था, इसलिए हम बी ऑप्शन सही होगा, इसके लिए बी करेक्ट करेंगे। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई जाती है। तो भारत में अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, गलत बात है, बिल्कुल नहीं है। दूसरी ब्रिटिश संस्थात्मक प्रणाली, एकदम सही बात है। क्यों? क्योंकि 1935 के भारत शासन अधिनियम में से बहुत उस समय 321 अनुच्छेद थे, उसमें से 200 अनुच्छेद को कॉपी करके भारत का संविधान बनाया गया था और उसमें से ब्रिटिश संसद का बहुत बड़ा योगदान रहा था, यानी कि 1935 के अधिनियम का सबसे ज़्यादा अपने संविधान के निर्माण में योगदान रहा, इसलिए हम ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली कह सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी होगा। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। ये क्वेश्चन बी नंबर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो दोस्तों भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है, संसद है या धर्म है, क्या सर्वोच्च होगा। तो दोस्तों संसद और धर्म तो होगा नहीं, बात आती है सर्वोच्च न्यायालय की और संविधान की। तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अंदर में है, संविधान के अंदर में जिक्र किया गया है कि एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, संसद होगा, इसलिए सर्वोच्च की बात की जाए तो बी नंबर ऑप्शन होगा दोस्तों, और इसका बी नंबर करेक्ट होगा संविधान। कहता है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन से सर्वोच्च है, तो संविधान सर्वोच्च है, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। आगे क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है। तो इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है। बी नंबर कहता है इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। सी नंबर कहता है कि यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। इसमें संघ और राज्य सरकारों का संविधान है। तो इसका दोस्तों डी नंबर करेक्ट होगा, क्योंकि हमारे संविधान में बड़ा होने के पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि इसमें से देश और राज्य दोनों का एक विस्तृत विवरण दिया हुआ है, इसलिए हमारा संविधान बृहद हुआ है। ये ऑप्शन करेक्ट डी होगा दोस्तों, आप डी को करेक्ट करेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। तो भारतीय संविधान का जो अभिभावक होता है दोस्तों, तो भारतीय संविधान का अभिभावक ऑप्शन देखिए राष्ट्रपति है, बी नंबर प्रधानमंत्री है, सी नंबर देखिए सर्वोच्च न्यायालय है, और डी नंबर इसका है निर्वाचन आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय इसलिए है कि यदि राष्ट्रपति भी खुद गलती करेंगे, प्रधानमंत्री भी खुद गलती करेंगे, या फिर निर्वाचन आयोग के ही कोई मेंबर गलत करेंगे, या खुद सर्वोच्च न्यायालय के कोई अधिकारी गलत करेंगे, तो उसे सर्वोच्च न्यायालय दंडित करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय है। तो इसका आंसर सी करेक्ट होगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। दोस्तों आपको बता दें कि इसका ए नंबर ऑप्शन है 18 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 21 वर्ष और डी 25 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, क्योंकि सबसे पहले 21 वर्ष था, लेकिन संविधान संशोधन के तहत उसे 18 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा मताधिकार का कर दिया गया। जब हम सार्वभौमिक मताधिकार पढ़े थे संविधान की विशेषता चैप्टर में, जस्ट इसके पीछे वाले पार्ट में, तो उसमें इस पूरी क्वेश्चन का डिटेल किया गया है दोस्तों। यदि आप हमारे उस वीडियो को देख लें, 1 घंटे 45 से 48 मिनट का वीडियो है, यदि आप वीडियो देख के नोट्स बना लेते हैं या आप दिमाग में सारी चीज़ को रखते हैं, तो आपसे सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा इसका। दोस्तों आगे आते हैं। कहता है भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता कैसा है, तो दोहरी नागरिकता। क्या भारत में दोहरी नागरिकता है? बिल्कुल नहीं है, भारत में एकल नागरिकता है। मैं बताया हूं अपने थ्योरी वाले वीडियो में। कहता है भारत की संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति और शक्तियों की एकीकरण। तो भारतीय संविधान की एक विशेषता क्या है, तो इसमें जो है संविधान की सर्वोच्चता होगा दोस्तों। बी नंबर ऑप्शन सही होगा, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा सही कर दूं दोस्तों, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मैं इसे सही कर दूं जरा, अब आप लोगों को दिख रहा होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। तो ए नंबर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, गलत बात है। समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, गलत बात है।
भारत की जनता से, ये सही है, राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से, ये भी गलत है। यानी कि भारत संविधान का अपना प्राधिकार किसे प्राप्त करता है? देखिए, सबसे पहले जब हम लोकतंत्र पढ़े थे अपने पिछले चैप्टर में, तो उसमें से मैं ये जिक्र किया हूं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, भारत का संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है भारत की जनता से। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में वैध संप्रभुता निहित है। भारत में वैध संप्रभुता निहित है किस में? तो आंसर है इसका दोस्तों, एक नंबर है राष्ट्रपति में, बी नंबर है न्यायपालिका में, और सी नंबर है इसका मंत्रिमंडल में, और डी नंबर है संविधान में। तो इसका आंसर होगा संविधान में, डी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर कहता है कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो भारतीय संविधान की जो संरचना है दोस्तों, वो कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है। इसके बारे में हम अपने वीडियो में, जो मेरा थ्योरी वाला वीडियो था संविधान की विशेषता में, वहां बताया हूं। इसका करेक्ट आंसर डी होगा, कुछ एकात्मक है तथा कुछ कठोर है। तो ठीक है, ये आरआरबी पूछा हुआ है दोस्तों। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, आप लोगों के सामने है, ये कहता है कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? तो लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम जन्म लिया फ्रांस में। आपको ये बात याद रखनी होगी, फ्रांस में, ये मैं बताया हूं अपने थ्योरी वाली वीडियो में। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम जन्म लिया है फ्रांस में, और ये एमपीपीसीएस 2006 में पूछा है। ये क्वेश्चन मैं बताया हूं अपने थ्योरी में। फिर कहता है अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अधिष्ठात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। थ्योरी वाले वीडियो में मैं ये भी बताया हूं दोस्तों, तो आप इसे याद रखें। डी नंबर आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर अगला क्वेश्चन ये है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, डी नंबर साम्यवादी राज्य। इसका करेक्ट आंसर होगा साम्यवादी राज्य। मैं इस कंसेप्ट पे डिस्कशन नहीं किया हूं दोस्तों, मैं आने वाले अगले चैप्टर में इसका डिटेल में पढ़ाऊंगा। जब कल्याणकारी राज्य के बारे में और समाजवादी राज्य की चर्चा करेंगे तो वहां पे ये बात ज़्यादा क्लियर हो पाएगी। फिलहाल तो अभी आपको याद रखना है कि इसका आंसर क्या होगा, डी करेक्ट होगा, साम्यवादी राज्य। फिर आता है अगला एसर्शन रीजन है दोस्तों, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। दोस्तों अर्धसंघात्मक का मतलब ही होता है कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है न ही एकात्मक है, इसीलिए उसे अर्धसंघात्मक कहते हैं। यानी कि ए सही है और आर भी सही है, यानी आर ए की सही व्याख्या करता है। तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा दोस्तों इसका। ये यूपीपीसीएस 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप हमारे वीडियो को देख लें, पीछे वाली वीडियो को, सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी दोस्तों। मेरे वीडियो में उतना ही बताया गया है जिससे आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएं और आने वाले एग्जाम में भी सारा क्वेश्चंस बने। तो आगे आते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? जो भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व का जो कारण होता है वो होता है राज्यपालों की नियुक्ति, शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं होता है उसमें। हमने इसके लिए 3 पॉइंट्स बताए थे अपने वीडियो लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में, कि संघीय व्यवस्था में एकात्मक का जो लक्षण होता है, एकात्मक के जो गुण होते हैं वो 3 गुण होते हैं। कौन से? पहले है राज्यपालों की नियुक्ति, दूसरा है राज्यसभा में वो समान प्रतिनिधित्व, और अखिल भारतीय सेवाएं। ये तीनों यदि गुण रहे तो उसको हम संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व कहते हैं। हम ये अपने वीडियो में बताए हुए हैं दोस्तों, वहां पे आप देख सकते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2, 3 और 5 इसका सही होगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल सही बात है, मैं इसके बारे में बता भी चुका हूं। कहता है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी सही है। कहता है यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान है, नहीं ये गलत है दोस्तों। यानी 1, 2, 3 ऑप्शन सही है और ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो एकल नागरिकता, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, गलत बात है, ये होगा नहीं। दोहरी नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है, ये होगा नहीं। फिर कहता है कि भारत में 3 सूचियां हैं, ये सही है, लेकिन ये अमेरिका में नहीं है। यहाँ पे कहता है कि भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। भारत में तो 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें से संघ सूची में कानून बनाने का प्रावधान जो है संसद और केंद्र के पास होता है। राज्य सूची में कानून बनाने का प्रावधान सिर्फ राज्य सरकार के पास होता है।
और समवर्ती सूची में दोनों के पास होता है। तो दोस्तों ये मैं अपने वीडियो में बताया हूँ, पिछले वाले वीडियो में आप वहाँ देखें तो आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, फिर आपसे सारा क्वेश्चन यहाँ का बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा भारत की, अगला देखते हैं डी नंबर क्या कहता है, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। हाँ, ये दोनों में सही होगा। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो की गई है वो दो, भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में कॉमन है। तो ये करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। हमारे वीडियो में ये बताया हुआ है, पिछले वाले वीडियो देखें तो वहां पे है, जिक्र किया हुआ है इसका। फिर दोस्तों यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में यदि सर्वोच्च है तो कौन सा है, संसद, धर्म, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय। इस क्वेश्चन को मैं पीछे बता चुका हूँ, देखिए पीछे का डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट किया है यूपीपीसीएस 2015 में। ये पहले भी कहीं पूछा था क्वेश्चन, याद रखें दोस्तों, संसद, धर्म और सर्वोच्च न्यायालय ये सारे संविधान के अंदर में निहित है, इसलिए सर्वोच्च स्थान संविधान का होगा। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। धर्म की बात तो थोड़ा डाउट है, ऐसे भी धर्म के बारे में हमारा संविधान कभी किसी को प्राथमिकता नहीं देता है। सर्वधर्म संपन्न, यहाँ पर सभी धर्मों को समान प्राथमिकता दी गई है। जो भी धर्म होता है व्यक्ति का धर्म होता है, लेकिन बात आती है संसद की और सर्वोच्च न्यायालय की, तो संसद और सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अंदर में है, यानी कि सबसे सर्वोच्च संविधान होगा। ऑप्शन नंबर सी ज्यादा करेक्ट लग रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर कहता है अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। आकार में मध्यम है, गलत बात है। बहुत छोटा और सुसंहत है, गलत बात है। भारत का संविधान ऐसा नहीं है। विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, हाँ ये सही है। मैंने पहले जब बताया था इस चैप्टर को थ्योरी में, तो वहाँ पे पहला डिस्कस मैं यही किसी का किया था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आरआरबी 2009 रिपीटेड क्वेश्चन पूछा है। फिर कहता है यह लिखित संविधान नहीं है, गलत बात है, लिखित तो है ही ये संविधान, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार से वर्णन करेंगे, तो इसका वर्णन हम ऑप्शन सी से करेंगे कि विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। फिर कहता है भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, गलत बात है। केवल ये धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है, ये ऑप्शन सी होगा दोस्तों, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। जब मैं अपने वीडियो में थ्योरी बताया था तो वहां पे मैं इस क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये थ्योरी चैप्टर पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप यदि मेरा ऐसे ही करके पॉलिटी का, हिस्ट्री का सारे सब्जेक्ट का मैं अपलोड करता रहूँगा, और यदि आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखते रहते हैं तो आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। और ये आपको तब समझ में आएगी जब आप 20 चैप्टर 25 चैप्टर कंप्लीट हमारे वीडियो को बैक टू बैक पढ़ लेंगे, तो आपसे सारा क्वेश्चन जब बनने लगेगा, क्वेश्चन बैंक सॉल्व होने लगेगा, तो आपको अंदर से अच्छा सा महसूस होगा, अच्छी सी फीलिंग आएगी। तो दोस्तों इसलिए बने रहिए हमारे चैनल पे, और जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसे आप केयरफुली तरीके से पढ़ते रहिए, आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा ये। इसलिए और इस तरीके के कंटेंट अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है कि मैं पढ़ लूँ तो हमारा सारा क्वेश्चन लूसेंट ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे आप, तो उसका 95% प्लस क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। ऐसा यूट्यूब पे चैनल नहीं है दोस्तों, जिससे कि आप एक बार थ्योरी पढ़ लें किसी सर का, कोई भी टीचर का, ब्रांडेड से ब्रांडेड टीचर का यदि थ्योरी पढ़ लेते हैं तो आपसे लूसेंट के 95 प्लस क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा बहुत कम है, ऐसा नहीं के बराबर है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक चैनल का शुभारंभ किया है, और इस चैनल पे सिर्फ वो चीज़ डाले जाएंगे जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आएंगे। जब क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चंस हमारे किस वीडियो लेक्चर से आए हैं और किस नोट से आए हैं। इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल पे बने रहिए। आपने हमारे चैनल पे कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से इसी उम्मीद के साथ आपके लिए एक नया सा वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए आप खुश रहिए और कोरोना वायरस के लॉकडाउन को पालन कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।